हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी भाषा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने चर्चा किया था। अब हम आते हैं राजभाषा या राष्ट्रभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य। पहला ही हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण। तो आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? तो राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की विचार जो है सबसे पहले बंगाल में उदित हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार कहाँ हुआ था? बंगाल में। अगला पॉइंट है, कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है इन दोनों अधिवेशन में कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए। तो इनकी अध्यक्षता किसने किया था? फैजपुर में जो है अध्यक्षता किया था हमारे राजेंद्र प्रसाद ने। और हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने किया था। तो ये राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए थे यहाँ पे फैजपुर अधिवेशन में और हरिपुरा अधिवेशन में। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने? गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। तो संविधान हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। इनका समर्थन किसने किया था? शंकर राव देव ने इनका समर्थन किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए। संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले थे और हिंदी को कितने वोट मिले थे? 78 वोट मिले थे। मतलब कि जब राजभाषा के नाम पर मतदान हुआ था तो दो चीज़ों पे हुआ था कि एक हिंदुस्तानी होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए। तो हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले थे और हिंदी को 78 वोट मिले थे, जो बाद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। आज़ादी पूर्व हिंदी का कुछ लोगों ने समर्थन किया था और उन्हीं लोगों ने आज़ादी के बाद हिंदी का विरोध भी किया था। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे जो आज़ादी के पहले हिंदी का समर्थन कर रहे थे और आज़ादी के बाद हिंदी का विरोध करने लगे? तो उसमें से एक थे सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे सुनीति कुमार चटर्जी, अगले हैं हुमायूं कबीर और अनंत शयनम अयंगर। तो इन लोगों ने जो है आज़ादी से पूर्व हिंदी का समर्थन किया और आज़ादी के बाद हिंदी का विरोध किया था। 1952 में एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालू ने। तो उन्होंने क्या किया था? तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। किस लिए? वो चाहते थे कि तेलुगु भाषी के लिए एक अलग पृथक राज्य बने, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? आंध्र प्रदेश। और उसके लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। उसके बाद 58 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश का जो है गठन हुआ भाषा के आधार पर। तो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ामों में कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। अब आते हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ
की बोलियाँ कहाँ बोली जाती हैं, किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बोलियों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी उपभाषा और बोलियाँ। बोली क्या होती है? एक छोटे विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, तो उन्हीं को हम बोली कहते हैं। जिनका विस्तार बहुत कम होता है वो क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसे हम बोली कहते हैं। और बोली का जो उपयोग है वो साहित्य रचना में नहीं होता है। इस समय लगभग 70 बोलियां जो है प्रचलित हैं। ये हो गया बोली। अब उपभाषा क्या होता है? अगर हम किसी बोली को जो है साहित्य रचना होने लगी, उस बोली में जो है साहित्य की रचना होने लगती है, तो और उसका क्षेत्र विस्तार भी होने लगता है उस बोली का, तो बाद में चलकर क्या हो जाती है, वो बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। तो बोली से ही उपभाषा बनती है। बोली की जब उपयोग जो है साहित्य रचना में होने लगता है और उसका विस्तार होने लगता है, तो कुछ समय बाद वो बोली नहीं रह जाती है और वो उपभाषा बन जाती है। तो इससे यही होती है उपभाषा। कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितने उपभाषाएं हैं? विद्वानों ने लगभग 5 उपभाषाएं बताए हैं और उसके अंतर्गत कुल 17 बोलियां आती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। 17 बोलियां आती हैं। अब अगला है भाषा। साहित्यकार जब उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है, उसमें कुछ नयापन ला देता है, उसमें कुछ व्याकरण का उपयोग होने लगता है, जिससे भाषा जो है शुद्ध हो जाती है, परिनिष्ठित हो जाती है, तो वही जो है और उसका क्षेत्र जो है उसका विस्तार हो जाता है, तो वही आगे चलकर भाषा में बदल जाती है और भाषा कहलाने लगती है। तो उपभाषा से भाषा बनती है। उपभाषा का साहित्य में अधिक से अधिक उपयोग होने लगता है और उसमें कुछ सुधार होने लगते हैं, उसमें व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, उसके बाद उसका क्षेत्र जो है विस्तार होने लगता है। तो क्या होता है, उपभाषा जो होती है वो भाषा में बदल जाती है और भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। तो एक भाषा के अंदर उपभाषाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और उसी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं आती हैं और उपभाषाओं के अंतर्गत जो है बोलियां आती हैं। अब देखते हैं हिंदी की समस्त बोलियों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया। हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। इन वर्गों को क्या कहते हैं? उपभाषा। इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत जो है 17 बोलियां आती हैं। तो इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां भी आती हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करते जाइए, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिल सकता है। पहला है हमारा उपभाषा राजस्थानी। पहला है हमारा राजस्थानी उपभाषा। अब इसके अंतर्गत जो बोलियां हैं कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा मारवाड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। फिर आता है हमारा जयपुरी या दुढ़ाड़ी। जयपुरी या दुढ़ाड़ी ये कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। तो ये सब याद रखिए, आप रिवीजन करते रहिए, तभी आपके दिमाग में ये सब बैठ जाएगा। तो बैठने का बस एक ही तरीका है, रिवीजन करते रहें। शॉर्ट ट्रिक अपनाने का कोई तरीका नहीं होता। आप जितना रिवीजन करेंगे आपके माइंड में उतना वो बैठता जाएगा। तो राजस्थानी में पहला मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है, जयपुरी दुढ़ाड़ी जो पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है, मेवाती जो होता है वो उत्तरी राजस्थान में बोला जाता है। मेवाती ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो ये राजस्थान की बोली है। किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। मेवाती कहाँ? उत्तरी राजस्थान में। और मालवी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। तो ये सब याद रखिएगा। अगला हमारा उपभाषा है पश्चिमी हिंदी।
इसकी भी चर्चा हम इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो इसके अंतर्गत जो आती हैं, पहला है कौरवी, इसी को बोलते हैं खड़ी बोली। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली, उसी को बोलते हैं कौरवी। शुद्ध रूप में उसको कौरवी बोला जाता है, खड़ी रूप को, मानक रूप है खड़ी बोली का कौरवी। बांगरू, इसी को बोलते हैं हरियाणवी, हरियाणा में जो बोली जाती है। फिर ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, तो ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी बोलियां जो है कहाँ बोली जाती हैं? हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। कहाँ? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? पहला हमारा अवधी, दूसरा है हमारा बघेली और तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और ये सभी कहाँ कहाँ बोले जाते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये तीनों बोलियां बोली जाती हैं, जो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारा बिहारी। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली जो है वो बोली कहाँ की है? बिहार की। बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो आप ये सब याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसको रट लीजिए, किसी तरह उसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी SSSC के थ्रू कोई एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट या कोई शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम हो, तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है बोलियों से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, लिख लिख कर याद करेंगे तो वो चीज़ आपके मन में बैठ जाएगी। तो बिहार उपभाषा में भोजपुरी, मगही, मैथिली और ये बिहार उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब लास्ट जो है हमारा उपभाषा वो है पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत क्या आती है? कुमाऊनी और गढ़वाली। कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सी बोली बोली जाती है? कुमाऊनी और गढ़वाली। ये किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत। तो इतना चीज़ है जो आप रट सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।